हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो हमारे जो दादा परदादा के समय के लोग थे, वो लोग हमसे कई गुना ज़्यादा रिलीजियस हुआ करते थे, भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा आस्था रखते थे। और भगवान भी अपने सच्चे भक्त को कभी ना कभी कुछ चमत्कार दिखा ही देता है। और ऐसे चमत्कारी बहुत सारे घटना, ऐसे छोटे छोटे किस्से आप लोगों को बहुत सारे किताबों में पढ़ने को मिल जाएगा। तो ऐसा ही एक किस्सा मैं अभी आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। ये स्टोरी हमारे साथ शेयर किया है मिस्टर जसप्रीत सिंह ने, तो स्पेशल थैंक्स टू हिम। ये उन्हीं के दादाजी की स्टोरी है और 100% रियल स्टोरी है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। तो ये बात है लगभग 1980-1985 की। जसप्रीत भाई के दादाजी उस टाइम पे लगभग 60 साल के थे। तो जसप्रीत भाई के दादाजी बहुत ज़्यादा रिलीजियस आदमी थे। इतने ज़्यादा रिलीजियस कि वो हर टाइम भगवान के किताब पढ़ना या फिर उन्हीं चीज़ों को लेकर डिस्कस करना, उन्हीं चीज़ों को लेकर बात करना। और इसी के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी थे। इतने ज़्यादा एनर्जेटिक कि वो स्कूटर लेके कोलकाता से सीधा लुधियाना चले जाते थे। ऐसे वो 2-3 बार ट्रिप मारे थे उनके टाइम पे स्कूटर लेकर। और जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे गाड़ियाँ बहुत कम हुआ करती थी। ऐसे हाईवेज़ पे एकदम खाली खाली हाईवेज़ हुआ करता था। और हेलमेट वगैरह का उतना कुछ सीन नहीं था उस टाइम पे, बहुत स्ट्रिक्टनेस बहुत कम था। एक्सीडेंट्स भी कम होते थे क्योंकि गाड़ियाँ कम थे, पॉपुलेशन कम था उस टाइम पे। जसप्रीत भाई के दादाजी का जो बेस्ट फ्रेंड था, उन्होंने एक ढाबा खोला था। बहुत ही पॉपुलर ढाबा है, हमारे कोलकाता के बहुत ही पास में पड़ता है। नाम है शेरे पंजाब ढाबा। आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। तो शेरे पंजाब ढाबा लगभग कोलकाता से 70-75 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दादाजी वहाँ पर अपने दोस्त के साथ मिलने के लिए हफ्ते 2 हफ्ते में जाया करते थे। अपना स्कूटर लेकर अकेले चले जाते थे और कई बार जसप्रीत भाई को भी अपने साथ लेकर जाते थे। और जसप्रीत भाई उस टाइम पे काफ़ी छोटे थे, लगभग सोच लो कि 8-10 साल ऐसे उनका उम्र होगा। तो ऐसे ही एक शाम को दादाजी निकल पड़ते अपना स्कूटर लेकर शेरे पंजाब ढाबा की ओर अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए। तो लगभग 1-1.5 घंटा बाद वो पहुंच जाते शेरे पंजाब ढाबा। अपने दोस्तों के साथ मिलना जुलना सब कुछ कंप्लीट करके, खाना पीना सब कुछ कंप्लीट करके अभी उनका वापस आने का टाइम आता है। अभी समय हो रहा था लगभग 12:15, रात के 12:15। तो सब लोग धीरे धीरे जाने लगे, जितने भी दोस्त थे। दादाजी ने भी अपना स्कूटर स्टार्ट किया और चल पड़े घर की ओर। तो इसके बाद 15-20 मिनट स्कूटर चलाने के बाद वो ढाबा से काफ़ी दूर आ चुके थे। और इस टाइम पे रोड का जो माहौल था, रात के 1 से 1:30 बज रहे उस टाइम पे, एकदम काली अंधेरी रात। और उस टाइम पे स्ट्रीट लैंप भी ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, इसलिए एकदम डार्कनेस चारों तरफ। दुकान घर कुछ नहीं हुआ करता था उतना ज़्यादा। रोड पे गाड़ियाँ भी बहुत कम है, तो रोशनी एकदम कम है। बस दादाजी का जो हेडलाइट है, येलो कलर का बीम हल्का सा, वही है रोशनी के नाम पे। तो ऐसे धीरे धीरे करके 40-50 का स्पीड पकड़ के वो धीरे धीरे करके चलाते हुए घर की तरफ आगे बढ़ रहे। लगभग 5-10 किलोमीटर और जाने के बाद उनको हाईवे के बगल में एक वाइट कलर का फिगर दिखता है। एक बंदा खड़ा हुआ है हाईवे के एकदम बगल में। वो दूर से देख के थोड़ा चौंक जाते हैं कि इतने रात को कौन खड़ा है। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि राह चलता कोई होगा, रात को शायद गाड़ी उड़ी इसको चाहिए, कहीं पे इमरजेंसी जाना होगा, लोकल का ही कोई गांव का बंदा होगा। तो ये सोचकर उन्होंने सोचा कि रोकते हैं। तो वो सीधे चले गए। जैसे जैसे वो करीब आ रहे, वो देख रहे कि कंप्लीट ऐसे सफ़ेद धोती और कुर्ते में एक बुढ़ा आदमी है। लंबे लंबे बाल है सफ़ेद, लंबे लंबे दाढ़ी है और एकदम पेल स्किन। इतना पेल स्किन कि ऐसा लग रहा है कि उनके शरीर में एकदम खून नहीं है। और एक हल्के से स्माइल के साथ वो दादाजी को देख रहे हैं। तो दादाजी अपने स्कूटर को रोक कर पूछते हैं कि भाई साहब, क्या आपको कोई मदद चाहिए, क्या आपको लिफ्ट चाहिए, मैं कहीं पे आपको छोड़ दूँ। तो बंदा मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे थोड़ा सामने तक ही जाना है, ऐसे ऐसे जगह पे जाना है, आप अगर छोड़ दोगे तो बहुत मेहरबानी होगी। तो दादाजी कहते हैं कि आप जिस जगह की नाम कह रहे हो, मैं भी उसी तरफ जाऊंगा, मेरे घर के रास्ते पे ही पड़ता है, तो आप बैठो, मैं आपको छोड़ देता हूँ। दादाजी ने सोचा कि इतने रात को लिफ्ट दे देना चाहिए, क्योंकि कहाँ जाएगा बंदा, और किसी का मदद करना चाहिए। अगर हो सकता है हमसे तो हमेशा मदद करना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने बिठा लिया और फिर चलने लगे। तो इसके बाद दोनों के बीच में बातचीत चालू हुआ। दादाजी पूछने लगे कि आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हो, कौन हो आप, क्या नाम है, कहाँ पे रहते हो, ये सब पूछने लगे। तो जो पीछे बंदा बैठा हुआ था, वो बहुत कम बातें कर रहा था और बस हाँ या ना में जवाब दे रहा था और ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा था और बहुत सारे सवालों का जवाब भी नहीं दे रहा था। तो दादाजी ने सोचा कि शायद इनको कोई इमरजेंसी कहीं पे जाना है और वो मुझे पहचानता भी नहीं है, इसलिए शायद उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, इसलिए बात कम कर रहे हैं। तो इसके बाद 20-30 किलोमीटर और चलाने के बाद
दादाजी अभी उस जगह के आसपास आ जाते हैं जहाँ पे उस बंदे को उतरना था। और इसी बीच दादाजी बार बार अपने आईने पे देख रहे थे, अपने शीशे में देख रहे थे कि बंदा सो तो नहीं जा रहा है, बंदा ठीक तो है, या फिर कोई चोरी डकैती का कोई फिराक में तो नहीं है। तो उनके दिमाग में बहुत कुछ घूम रहा है और वो शीशे में बार बार देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो बंदा चुपचाप बैठा हुआ था हर टाइम। उनका दाढ़ी ऐसे लहरा रहा है हवा में, बाल ऐसे लहरा रहे हैं, बड़े बड़े बाल थे, और बंदा मुस्कुराते हुए बैठा है, बात नहीं कर रहा चुपचाप। तो उस बंदे को जहाँ पे उतरना था उस जगह से बस 2 किलोमीटर की दूरी पे अभी ये लोग हैं। और दादाजी एक बार पूछते हैं कि भाई साहब, आपको एग्जैक्टली कहाँ पर उतरना है, मुझे बताइएगा। तो पीछे से कोई जवाब नहीं आता है। तो दादाजी सोचते हैं कि ये बंदा सो तो नहीं गया, और इस बार उन्होंने शीशा नहीं देखा था अभी तक। तो इसके बाद वो फिर से पूछते हैं 1 मिनट बाद कि भाई साहब, आप जहाँ पे उतरोगे कह रहे थे, लगभग आ ही गया है, आप सही से बताओ मुझे एग्जैक्टली आपको कहाँ पे उतरना है। तो इस बार भी कोई जवाब नहीं आता है पीछे से। तो दादाजी को अभी थोड़ा शक होता है, और जैसे वो आईने में देखते हैं चेक करने के लिए कि सब ठीक है कि नहीं, वो देखते हैं पीछे तो कोई बैठा ही हुआ नहीं है। ये देखकर दादाजी काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये बंदा कहाँ गायब हो गया, मैंने तो स्कूटर एक बार भी नहीं रोका, लगातार चलाते हुए आ रहा हूँ, तो ये गया तो कहाँ गया। और अगर कोई छलांग लगा के ऐसे उतर भी जाएगा, पीछे से अगर कोई उतर जा रहा है तो महसूस तो होगा। ऐसे अगर आप अकेले चलाओ और आपके साथ कोई बैठा रहे, आप महसूस कर पाओगे कि कोई बैठा हुआ है। उनको कुछ महसूस ही नहीं हुआ, वो बिल्कुल चौकन्ना रह गए कि कहाँ चले गए ये। तो वो बहुत ज़्यादा डर गए और सोच में पड़ गए बिल्कुल कि कहाँ चले गए, कौन था ये, क्या मैं सपना देख रहा हूँ, क्या ये मेरी गलत फहमी है। ये सब सोचते सोचते वो घर आ गए, और घर आकर एक गिलास पानी पिया। अभी भी उनके दिमाग से ये चीज़ बाहर नहीं निकाल पा रहे। तो इसके बाद दादाजी ने सोचा जो भी हो गया उसको छोड़ो, अभी उसको लेकर ज़्यादा सोचकर फ़ायदा नहीं है। हर रात को वो सोने से पहले भगवान का किताब पढ़ते थे, भगवान का नाम करके सोते थे। तो उन्होंने वही चीज़ किया, और जितने भी बुरे थॉट्स थे, नेगेटिव थॉट्स थे, सबको निकाल के वो सोने चले गए। तो लगभग 3-4 घंटे बाद उनको एक सपना आता है, ऐसा सपना जिसको देखने के बाद वो चौंकते हुए उठते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे एक मुस्कान रहता है, और वो ऐसे इधर उधर देखते हैं और मुस्कुराते हुए फिर से सो जाते हैं। सुबह उठ के वो अपने घर वालों से कहते हैं, सबसे पहले तो उन्होंने इस बूढ़े इंसान का बात सबसे कहा कि कैसे वो गायब हो गए, कैसे वो उन्हें रात के 1:30 बजे मिले हाईवे पे। इसके बाद वो अपना सपना सुनाते हैं सबको कि कल रात को वही बूढ़ा इंसान मेरे सपने पे आया था, और एकदम सफ़ेद वैसे कुर्ता और धोती पहने हुए, और एकदम रोशनी निकल रही थी उसके शरीर से, और वैसे ही मुस्कुराते हुए उसने मुझसे कहा कि बेटा, मुझे पता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, आज जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसके बाद तुम डर गए थे, और ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि ऐसे किसी का गायब हो जाना ये बिल्कुल भी साधारण चीज़ नहीं है। लेकिन अगर उस रात को तुम मेरी मदद करने के लिए नहीं रुकते, तो थोड़े ही आगे जाके तुम्हारे साथ जो हादसा होता, तो शायद तुम आज यहाँ पे नहीं रहते, क्योंकि तुम भगवान के बंदे हो, तुम उन पे विश्वास करते हो, और तुम लोगों की मदद करने में विश्वास करते हो, और तुम लोगों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते हो, इसीलिए आज तुम्हारी जान बच गई। ये कहकर वो आदमी चला जाता है और दादाजी नींद से उठ जाते हैं। तो दोस्तों, ये वाला स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना। एंड इस स्टोरी से हम लोग को क्या सीखने को मिलता है कि भगवान के ऊपर हमेशा फेथ रखना, कुछ भी हो जाए, और अच्छे काम हमेशा करते रहना। किसी का मदद हो, किसी को अगर आप 2 पैसे दे के कुछ मदद कर पा रहे हो, या फिर फिजिकल कुछ लेबर दे के, या फिर कुछ भी करके किसी को लिफ्ट देकर, कैसे भी आप अगर मदद कर पा रहे हो तो पीछे मत हटना। आप अगर अच्छा करोगे दूसरों के साथ तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। और आप लोगों के पास भी अगर ऐसा कोई स्टोरी है, अगर आप चाहते हो कि मैं हमारे इस चैनल पे शेयर करूँ, तो आप लोग मेरे मेल पे सेंड कर सकते हो। मेल आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ ऐसा ही कोई दूसरे इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना, और भगवान के ऊपर विश्वास रखना। चलो, बाय बाय।